डिलीरियम एक सामान्य व बहुत ही गंभीर न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है। आमतौर पर यह कई रोगियों को जिन्हें ज़्यादा चिकित्सीय समस्याओं वालों को प्रभावित करता है। वास्तव में अस्पताल में सभी बुजुर्ग रोगियों में से आधे से ज़्यादा को किसी न किसी समय में डिलीरियम का एक एपिसोड होता है, लेकिन कहा जाता है कि यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बच्चे भले ही वह बहुत कम उम्र के हों। तो वास्तव में डिलीरियम क्या है? एक त्वरित उदाहरण देखें। जैसे कि मधुमेह या दिल की बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो निमोनिया के साथ अस्पताल में आते हैं। वे धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, यहाँ तक कि घर जाने के बारे में, और फिर एक शाम चीज़ें अचानक बदल भी जाती हैं। वह वास्तव में अति सक्रिय हो सकता है और इससे मतलब है कि वह कर्मचारियों के साथ उत्तेजित या आक्रामक हो सकता है, असंतुष्ट रूप से बातें कर सकता है या बोल सकता है, अव्यवस्थित विचार या भ्रम भी हो सकते हैं। शायद उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले नहीं हुई थी या हुई थी। वह मतिभ्रम जैसी चीज़ों को भी सुन या देख सकता है और यह नहीं जानता है कि वह कहाँ है या वह कहाँ क्या कर रहा है। हम इसे डिलीरियम का एक एपिसोड कहेंगे और यह वास्तव में उसके लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डरावना हो सकता है जो उसकी देखभाल कर रहा है। विशेष रूप से पहली बार ऐसा होता है क्योंकि यह उस अजीब एहसास से बाहर आ सकता है। यह लक्षण हैं जिन्हें हम हाइपर एक्टिव डिलीरियम कहते हैं, लेकिन वहाँ भी हाइपो एक्टिव डिलीरियम है जो सिक्के के फ्लिप पक्ष की तरह है। एक उदाहरण के रूप में, एक महिला जो पुराने कब्ज की शिकायत के साथ आती है और हाल ही में उसकी सर्जरी से वह बाहर आई है, अगर उसे हाइपोएक्टिव डिलीरियम है तो वह अचानक शुरू हो सकते हैं और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकते हैं। कुछ रोगियों के साथ वे मिक्स स्टेट डिलीरियम कहते हैं, जहां कभी कभी अति सक्रिय लक्षण होते हैं और कभी कभी होते हैं हाइपोएक्टिव लक्षण। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, डिलीरियम लक्षण वास्तव में एक रोगी के लिए थकाने वाले हो सकते हैं और उन्हें दिन के दौरान नींद आ सकती है व रात में वे जाग सकते हैं। यह सब एक व्यक्ति की जिंदगी, दोस्तों व परिवार के जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान का कारण बनते हैं। भले ही वह यह याद करने के लिए मुश्किल लगता हो, डिलीरियम अक्सर मनोभ्रम जैसी अन्य स्थितियों के साथ किसी का ध्यान दिया नहीं जा सकता या वे भ्रमित हो सकते हैं जिसमें कुछ समानताएं हैं। मनोभ्रम से अलग होने में मदद करने के लिए ध्यान में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। डिलीरियम के विपरीत, जहां लक्षण बहुत अचानक शुरू हो सकते हैं, मनोभ्रम के रोगियों में आमतौर पर महीनों से लेकर वर्षों तक धीमी मानसिक गिरावट होती है। प्रारंभिक तौर पर डिमेंशिया के रोगी भी आमतौर पर सतर्क, उन्मुख होते हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं और मतिभ्रम नहीं होता। अच्छी खबर यह है कि मनोभ्रम के विपरीत डिलीरियम आमतौर पर अस्थायी होता है जब अंतर्निहित कारण को तुरंत संबोधित किया जाता है। डिलीरियम कभी कभी घंटों से लेकर दिनों तक हो सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में पूरी तरह से हल करने के लिए सप्ताह या महीने लगते हैं। तो डिलीरियम का क्या कारण है? अच्छी तरह से सटीक तंत्र को अच्छी तरह से समझा गया है और बहुत सारी बीमारियों के विपरीत शायद एक भी कारण नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे सुराग हैं जो यह मामले के स्थान पर डिलीरियम के जोखिम कारणों को समझने में बता सकते हैं। जिन रोगियों की हाल ही में सर्जरी हुई है वे अक्सर डिलीरियम के लिए जोखिम में होते हैं और यह कुछ दवाओं के प्रभाव से संबंधित हो सकता है, जैसे कि मादक दर्द की दवा, बेंजोडाइज़ेपिन, हिप्नोटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ साथ अंतर्निहित बीमारियों और पुरानी थकान के कारण नींद न आना। क्योंकि डिलीरियम सोने की परेशानी का कारण बन सकता है, नींद न आना खतरनाक भी हो सकता है, वह वास्तव में लक्षणों को खराब कर सकता है। साथ ही व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित कई जोखिम कारक हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा समस्याएं, बुजुर्ग रोगी, विशेष रूप से डिमेंशिया, कब्ज, निमोनिया और मूत्रपक्षीय संक्रमण जैसे प्रलाप के लिए उच्च जोखिम है। लेकिन भले ही हम इन जोखिम कारकों को जानते हैं, लेकिन एक विशिष्ट पैथोफिजियोलॉजिक तंत्र नहीं है जो डिलीरियम की व्याख्या करता है जिसे हम जानते हैं। वर्तमान में हमारे पास केवल सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह देख रहा है क्या एसिटाइलकोलिन डोपामाइन, नोरापेनेफ्रिन
और ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का समग्र स्तर डिलीरियम का कारण बन सकता है। एक अन्य सिद्धांत इस बारे में है कि कैसे न्यूरोनल झिल्ली डिलीरियम में ठीक से चित्रण करने में सक्षम नहीं हो सकती है और इसीलिए एक न्यूरॉन से दूसरे में कार्रवाई की क्षमता संचारित नहीं कर सकती है। तीसरी थ्योरी यह बताती है यह एक संक्रमण या आघात के दौरान निकलने वाली भड़काऊ साइटोकिन्स के साथ भी हो सकता है जो न्यूरॉन की कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। साथ ही अन्य सिद्धांत भी हैं और अंततः एक या हो सकता है कि ये सभी न्यूरोसाइकेट्रिक परिवर्तनों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें हम डिलीरियम कहते हैं। अच्छी खबर यह है कि ऐसी चीजें हैं जो डिलीरियम को रोकने में मदद करने के लिए किया जा सकता है और इनमें से कई चीजें एक मरीज को शांत करने में भी मदद कर सकती हैं जब वे डिलीरियम का अनुभव कर रहे हों। सबसे बड़ी कुंजी जोखिम पर लोगों की पहचान कर रही है और यह आमतौर पर टीम के कई सदस्यों की मदद से किया जाता है जो रोगी के साथ विभिन्न तरीकों से बातचीत करते हैं। पहले से एक त्वरित उदाहरण के रूप में एक नर्स यह देख सकती है कि कोई मरीज अच्छी तरह से नहीं सो रहा है। एक फार्मासिस्ट यह देख सकता है कि वह दर्द नियंत्रण के लिए कई ओपियोइड्स पर है। एक चिकित्सक यह नोटिस कर सकता है कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड में इतिहास में डिलीरियम है या नहीं है। एक साथ लिया गया यह उच्च जोखिम वाला रोगी है। इन उच्च जोखिम वाले रोगियों को पहचान के लिए अक्सर चिकित्सा टीम के विभिन्न सदस्यों से दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप रोगियों को डिलीरियम से जुड़े जोखिम की पहचान कराते हैं तो उन्हें यथासंभव उन्मुख व आरामदायक महसूस करने में मदद करना महत्वपूर्ण है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके घर के वातावरण के समान वातावरण बनाएं। बुनियादी चीजों जैसे टीवी को बंद करके अतिरिक्त शोर और उत्तेजना को कम करना ताकि वे अधिक शांत महसूस कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके पास उनका अपना चश्मा है, उनके श्रवण यंत्र काम कर रहे हैं। एक अच्छी दैनिक दिनचर्या को बनाए रखना वास्तव में अच्छी तरह से मदद करता है। तो इसका मतलब है कि उन्हें स्वस्थ भोजन खाने की अनुमति अच्छी तरह से हाइड्रेट रखती है। कब्ज से बचने के लिए नियमित रूप से मोबाइल यथासंभव सक्रिय रहें। स्वस्थ नींद की आदतों को बनाए रखें। यह पाठ्यक्रम सभी के लिए लागू होता है लेकिन उन रोगियों के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो डिलीरियम के लिए जोखिम में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई चिकित्सा समस्याओं वाले मरीज सर्जरी के बाद डिलीरियम का विकास करते हैं। यह गैर ओपियोइड दर्द दवाओं का उपयोग करके अपने दर्द को प्रबंधित करने के लिए आदर्श है। साथ ही साथ अन्य दवाओं से बचें जो हमें पता है कि समस्या पैदा कर सकती हैं। अंत में मरीजों को यह महसूस करने देना कि वे नियंत्रण में हैं और संयम का उपयोग करने या अपरिचित परिस्थितियों में डालने से बचने के लिए हमेशा आदर्श होते हैं। यह विशेष रूप से मुश्किल हो जाता है जब ऐसा लगता है कि कोई रोगी असुरक्षित हो सकता है, लेकिन हेलोपेरिडोल या दूसरी पीढ़ी के एंटीसाइकोटिक्स जैसी दवाएं जो वास्तव में गंभीर लक्षणों वाले रोगियों की सहायता के लिए उपयोग की जा सकती हैं। सोचने के लिए कुछ गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक नीचे गिरने में संबंधित है। जब मरीज भटकाव, उत्तेजित और भ्रमित महसूस कर रहे होते हैं तो वे आसानी से ठोकर खा सकते हैं या गिर सकते हैं। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि डिलीरियम वाले मरीजों के गिरने की संभावना 6 गुना अधिक होती है। ये गिरने से सभी प्रकार के दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं जिनमें टूटी हुई हड्डियां, सिर की चोटें व खून भी शामिल है। दुर्भाग्य से यही कारण है कि डिलीरियम वाले मरीज अक्सर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, अधिक चिकित्सा जटिलताओं और अंततः उच्च मृत्यु दर वाले होते हैं।